हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण तथ्य, जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में किस माध्यम की परिकल्पना की गई थी? ईथर कणों की। प्रकाश के संचरण की दिशा हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से परिमित दूरी या निश्चित दूरी पर उत्पन्न तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। किसी बिंदुवत स्रोत से अपरिमित दूरी पर उत्पन्न तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो तो उससे उत्पन्न निश्चित दूरी पर बेलनाकार तरंगाग्र होता है। तरंगों का वर्गीकरण देखते हैं। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग दो प्रकार का होता है। एक यांत्रिक प्रत्यास्थ तरंग भी कहते हैं इसको, एक होता है अयांत्रिक जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंग दो प्रकार का होता है, एक अप्रगामी तरंग और दूसरा अप्रगामी तरंग। कणों के कंपन के आधार पर अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। विमा के आधार पर एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय तरंग। एक विमीय में हो गया तनी हुई डोरी में तरंग, द्विविमीय हो गया पानी की सतह पर तरंगें या ऊर्मिका विक्षोभ जिसको बोलते हैं, त्रिविमीय हो गया ध्वनि या प्रकाश तरंग। ठीक है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम सीख नहीं पाते। चलो अब 7वां नंबर का है तरंगों का व्यतिकरण के आवश्यक शर्त। तो शर्त क्या क्या है, ये 2 नंबर में भी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो पहला शर्त है दोनों प्रकाश स्रोत को कला संबंध होना चाहिए। दूसरा है दोनों प्रकाश स्रोत एक ही तरंगदैर्ध्य तथा एक ही आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित होनी चाहिए, अर्थात स्रोतों को एक वर्णी होना चाहिए। तीसरा है दोनों तरंगों के आयाम को बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। चौथा है प्रकाश स्रोतों को सकड़ा मतलब नैरो होना चाहिए। ठीक है, ये 4 आवश्यक शर्त है। इसमें 2 लिख देंगे तो काम हो जाएगा। चलो अगला है प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण। पानी की सतह पर फैली हुई मिट्टी का तेल की परत का सूर्य का प्रकाश। जब ये जो है पानी की परत पर तेल, केरोसिन तेल जब उस पर पड़ता है तो वो जो है रंगीन कलर दिखाई देता है। वो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण घटना के कारण होता है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता अधिकतम होना चाहिए। तो आई मैक्स का मान 4I0। कलांतर फाई जो है वो कलांतर है जिसका मान होता है ±2n पाई, जहाँ n का मान 2n पाई मतलब पाई का समगुणज। इसको भी क्या बोलेंगे? पाई का समगुणज। n बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक। और पथांतर डेल्टा x का मान होता है n लैम्डा। n का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। ठीक है, तो ऐसे कलांतर को ये भी बोलेंगे। इसका इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है तो पाई का समगुणज, पाई का विषम गुणज। तो इस तरह से 4 ऑप्शन देगा, तो इसमें मारना है पाई का समगुणज। ठीक है, ये है विनाशी व्यतिकरण के लिए। आई मिनिमम यहाँ पर 0 होता है। पाई का मान फाई कलांतर है ±2n + 1 पाई
मतलब पाई का विषम गुणज हो गया, n का मान 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। और डेल्टा x का मान होता है 2n+1 लेमडा बाई 2, 2n+1 लेमडा बाई 2, मतलब लेमडा बटे टू का विषम गुणज हो गया पथांतर। ठीक है, चलो 10वां हो गया ये। व्यतिकरण की क्रिया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यतिकरण की क्रिया ऊर्जा संरक्षण के। अगला है कला संबंध तथा अकला संबंध प्रकाश स्रोत। तो कला संबंध प्रकाश स्रोत क्या होता है? ऐसी तरंगें जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाता है। दो कला संबंध एक वर्णीय मतलब एक कलर प्रकाश स्रोत जिनकी तीव्रता I1 और I2 है, तो I मैक्स का जो मान होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, I मीन का जो मान होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो I बराबर होता है, जनरल फार्मूला I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई। I का मान जो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई। अकला संबंध स्रोत ऐसी तरंगें जिनके बीच कलांतर समय के साथ बदलता है, अकला संबंध स्रोत कहलाता है। दो अकला संबंध प्रकाश स्रोत जिनकी तीव्रता I1 और I2 है, तो I बराबर होता है I1 प्लस I2। कलांतर तथा पथांतर में संबंध। कलांतर फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। फाई हो गया कलांतर, डेल्टा एक्स हो गया पथांतर, लेमडा हो गया प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। अगला है फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर डी कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी। इस बीटा हो गया फ्रिंज की चौड़ाई, कैपिटल डी हो गया प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी, स्मॉल डी हो गया दोनों प्रकाश स्रोत यानी स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, अगला है प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ जो होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई होता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। अगला है ध्रुवन कोण, एक विशेष आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, ध्रुवन कोण कहलाता है। इसे IP से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश हो गया और परावर्तन के बाद अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है और आपतन कोण IP क्या कहलाएगा? IP ध्रुवन कोण कहलाएगा। ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर 10IP। म्यू हो गया अपवर्तनांक, IP हो गया ध्रुवन कोण। अगला है पोलराइड, एक सरल एवं सस्ती व्यवस्था जिसके चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देती है। इसे पोलराइड कांच कहा जाता है। इसका उपयोग जो किया जाता है चश्मा में किया जाता है, वाहन के अग्रदीपों में मतलब वाइंड स्क्रीन जो आगे में रहता है कार सब में, वो शीशा जो है कैसा होता है? पोलराइड कांच का होता है। रेलगाड़ी तथा हवाई जहाज के खिड़कियों में 3D चित्र देखने में, बादलों का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने में। तो ये 5 इसका जो है उपयोग है पोलराइड कांच का। ये मैलस का नियम, इसके अनुसार अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक में से पारगमित होता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच के कोण के कोजिया के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब I समानुपाती cos स्क्वायर थीटा होता है और I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ध्रुवक है, ये विश्लेषक है और ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा। प्रकाशिक यंत्र, यहाँ पर उत्तल लेंस है, कैपिटल D व्यास है, ये उत्तल लेंस का व्यास है कैपिटल D। तो प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा जो होता है थीटा, R का मान 1.22 लेमडा
1.22 लेमडा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? उत्तल लेंस का व्यास। और प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता अगर बोलेगा तो 1/θr हो जाएगा, तो डी चल जाएगा ऊपर और बटे 1.22 लेमडा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, विभेदन सीमा पूछेगा तो 1.22 लेमडा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, और प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता पूछेगा तो कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा और 1.22 लेमडा हो जाएगा। लेमडा है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, कैपिटल डी है उत्तल लेंस का व्यास। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होता है 1 मिनट, और फ्रेनल दूरी ZF बराबर होता है a² बटे लेमडा। स्मॉल a है छिद्र का व्यास, लेमडा है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता, ये फिगर है। ये बीटा कौन बनाता है? वस्तु पर, और वस्तु रखा हुआ है फोकस दूरी पर, फोकस पर। अभिदृश्यक लेंस है और यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है दायां साइड, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा का जो फॉर्मूला होता है 1.22 लेमडा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन बीटा। साइन बीटा वहाँ पर देखिए, साइन बीटा जो है यहाँ पर वस्तु के द्वारा लेंस, अभिदृश्यक लेंस के द्वारा वस्तु पर बना कोण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं म्यू है वस्तु तथा अभिदृश्यक लेंस के बीच का अपवर्तनांक, 2 बीटा है अभिदृश्यक द्वारा फोकस पर बना कोण। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो हो जाएगा 2 म्यू साइन बीटा ऊपर डिवाइडेड बाय 1.22 लेमडा हो जाएगा। और निमंजन अभिदृश्यक मतलब सूक्ष्मदर्शी में ही निमंजन अभिदृश्यक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक तेल जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के समीप है का उपयोग किया जाता है, तो इस व्यवस्था को एक तैल निमंजन अभिदृश्यक कहते हैं। दूरदर्शी की विभेदन सीमा होता है 1.22 लेमडा डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए हो गया दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास, और कोणीय फ्रिंज चौड़ाई होता है लेमडा बाय स्मॉल डी। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है? लेमडा बाय स्मॉल डी, और फ्रिंज की चौड़ाई होता है डी लेमडा बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी। तो कोणीय फ्रिंज बोलेगा तो लेमडा बाय स्मॉल डी, और फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बोलेगा तो कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी इसका आंसर होता है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा होता है 1.22 लेमडा डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है? ये है अभिदृश्यक का व्यास, ठीक है। तो इसमें जो है इतना ही फॉर्मूला है। ये तरंग प्रकाशिकी का जितना फॉर्मूला था इसमें हम सब बता दिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और अब आएंगे इसके अगले वाले चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के महत्वपूर्ण सूत्र और तथ्य के बारे में लेकर के अगले वीडियो में। इसके पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश यंत्र और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के सभी फॉर्मूला को डाल दिया गया है। इसका वीडियो ये जो है चौथा था जो आज डाल दिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।